एक छोटा सा छाला, एक हल्की सी जलन और धीरे धीरे शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसका अंजाम अक्सर हॉस्पिटल के बेड पे जाकर खत्म होता है। झारखंड में जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो अभी आज की डेट में हेड एंड नेक कैंसर है। लोग ड्राइविंग करते करते टबैको लेते हैं, पुड़िया वगैरह खाते रहते हैं या सिगरेट्स वगैरह लेते हैं। उनका कहना है कि मैं कभी कभी लेता हूँ, ओकेशनली लेता हूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि ये हार्म नहीं करता है। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? वीक में 2 सिगरेट पी रहा हूँ तो मैं सेफ हूँ। मैं वीक में 1 दिन सिर्फ सिगरेट पीऊंगा, संडे के दिन तो मैं सेफ हूँ। ऐसा कोई गाइडलाइन, कोई रिसर्च नहीं कहता। ई सिगरेट में भी जो हेवी मेटल्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है हमारे हार्ट के लिए, कैंसर से रिलेटेड। वीड वगैरह हो गया, गांजा, वीड, वो भी आजकल लोग अलग अलग तरीके से कंज्यूम करते हैं। ये कैसे अफेक्ट करता है? एडिक्शन जो है वो टोबैको से ज़्यादा होता है और गांजा से कम होता है। स्टेज 4 कैंसर में भी जो सर्वाइवल है वो 4 to 5 ईयर, 6 ईयर तक हम लोग अप टू ये ले सकते हैं। सर, ऐसी 5 चीज़ें बताइए जिससे कैंसर होने से बच सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट। Healthy Life Show presented by Paras HSC Hospital. हर दिन हजारों लोग तंबाकू लेते हैं, फिल्टर्ड सिगरेट भी लेते हैं और सोचते हैं इतनी हार्मफुल नहीं होती है और हर किसी को कैंसर थोड़ी होता है। अगर आपने भी कभी ये सोचा है तो आज का ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि सच ये है, कैंसर एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे बनता है। एक छोटा सा छाला, एक हल्की सी जलन और धीरे धीरे शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसका अंजाम अक्सर हॉस्पिटल के बेड पे जाकर खत्म होता है। तो आज हमारे साथ मौजूद है पारस हॉस्पिटल रांची से डॉक्टर गुंजेश कुमार सिंह, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। हेलो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सर, पहले आप तो व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताएंगे। मैं डॉक्टर गुंजेश कुमार सिंह, मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ जो कि मेडिसिन से कैंसर का इलाज करता है और मैं अभी पारस कैंसर सेंटर रांची में काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं सदर हॉस्पिटल रांची में भी अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली और टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई से की है और पिछले 4 साल से मैं रांची में अपनी जो है वो सेवाएं दे रहा हूँ। सर, तो हमारा पहला सवाल आपसे ये है, क्या है ऐसा टबैको में, क्यों टबैको से ही कैंसर हो रहा है लोगों को और किस टाइप के कैंसर्स हो रहे हैं? देखिए मैम, हम लोग बात करते हैं अगर झारखंड की, तो झारखंड में जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो अभी आज की डेट में हेड एंड नेक कैंसर है। हेड एंड नेक मतलब कि मुंह के किसी भी हिस्से को कैंसर को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे वो लिप का हो, चाहे वो जबड़े का हो, चीक का हो, अंदर में थ्रोट का हो, तो इसको हम लोग हेड एंड नेक कैंसर बोलते हैं। ये मुख्यतः हमारे को टोबैको या फिर उससे संबंधित किसी भी फॉर्म में टोबैको हो सकता है, चाहे वो खैनी हो, गुटखा हो, पान मसाला या फिर वो सिगरेट या बीड़ी, किसी भी फॉर्म में अगर हम टोबैको ले रहे हैं तो उससे ये कैंसर हो रहा है। ये बहुत ही कॉमनली हो रहा है। क्यों हो रहा है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये बहुत कॉमनली है। और आप भी खुद ही देखते हैं आपस में, देखें बिहार एंड झारखंड में सबसे ज़्यादा पान और तंबाकू जो खपत है वो हमारे बिहार एंड झारखंड में ये खैनी खाना, गुटखा खाना, ये बहुत कॉमन हो गया है। तो इसकी वजह से ये जो है हेड एंड नेक कैंसर की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है। सर, कई बार लोग ड्राइविंग करते करते टबैको लेते हैं, पुड़िया वगैरह खाते रहते हैं या सिगरेट्स वगैरह लेते हैं। उनका कहना है कि मैं कभी कभी लेता हूँ, ओकेशनली लेता हूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि ये हार्म नहीं करता है। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि जो ये सेवन करते हैं वो ओकेजनली करते हैं। मुझे लगता है ये जो भी एडिक्शन है, जिनको भी गुटखा, पान मसाला, तंबाकू या सिगरेट से, वो रेगुलरली लेते हैं। ये ओकेजनल वाला कोई सीन नहीं होता है। दूसरा मैं इम्पॉर्टेंट बात ये बोलना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, ऐसा कोई मिनिमम डोज नहीं है कि मैं अगर वीक में 2 सिगरेट पी रहा हूँ तो मैं सेफ हूँ। मैं वीक में 1 दिन सिर्फ सिगरेट पीऊंगा, संडे के दिन तो मैं सेफ हूँ। ऐसा कोई गाइडलाइन, कोई रिसर्च नहीं कहता कि इसका कोई लोअर डोज या लोएस्ट डोज होता है जो सेफेस्ट फॉर्म में लिया जा सके। आप अगर इसका सेवन कर रहे हैं तो डाउन द लाइन बाद में जाकर के कभी ना कभी लंबे समय में जाकर के आपको कैंसर होने के रिस्क हैं। माउथ कैंसर और थ्रोट कैंसर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और टबैको सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करता है? जैसे मैम टोबैको के, जैसे मैंने बताया कि कई सारे फॉर्म्स होते हैं, उसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। खैनी अगर लेते हैं तो उसको आप जबड़ों के बीच में रखते हैं तो वो आपको
होठ का कैंसर या फिर लोअर जॉ जबड़े का कैंसर कॉमनली करेगा। अगर हम सिगरेट लेते हैं तो उस फॉर्म में जो एरोसॉल्स या जो हम लोग बोलते हैं पार्टिकल्स जो सिगरेट से निकलते हैं धुएं में, वो हमारे पूरे मुंह में डिपॉजिट होकर के कार्सिनोजन के फॉर्म में अंदर तक जा सकता है, इसलिए हमको लंग्स तक को इफेक्ट कर सकता है वो। तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ टोबैको हो सकते हैं, हम खाने के रूप में, चबाने के रूप में, या मुंह में रखने के रूप में ले, या स्मोकिंग के रूप में ले, उस हिस्से को ये इफेक्ट कर सकता है। तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ टोबैको अलग अलग ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं। ब्लैडर वगैरह को भी इफेक्ट करता है गुटखा वगैरह? यस मैम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्मोकिंग या टोबैको में मल्टीपल नंबर्स ऑफ कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं। बुक में हम लोगों ने समझा था, जो हमारे कैंसर की बुक में, ऑलमोस्ट 10,000 कार्सिनोजेंस मिल सकते हैं टोबैको में किसी भी फॉर्म्स में। ये कार्सिनोजन एक तो आपके लोकली एरिया को इफेक्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई पान तंबाकू खा रहा है तो उसको मुंह का कैंसर ही क्यों हो रहा है, क्योंकि वो रेगुलरली उस एरिया को इरिटेट कर रहा है, डैमेज कर रहा है डेली। उस एरिया की जो नॉर्मल सेल्स, हमारा जो मुंह का सेल्स है कैसा, पिंक कलर का होता है, अच्छा ब्लड सप्लाई है, पिंकिश है, गुड ग्रोथ है। लेकिन अगर आप किसी मुंह को देखेंगे, अगर आप जो पान तंबाकू गुटखा ले रहे हैं, तो अगर आप कोई लॉन्ग टर्म ले रहा है तो उसका मुंह को देखेंगे तो वो व्हाइटिश हो गया रहेगा, इसको हम लोग ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। ये पिंकिश पन जो है वो हट चुका रहता है, डार्क स्टेन वगैरह टीथ के अराउंड शुरू हो जाता है। ये सब अर्ली फॉर्मेशन ऑफ कैंसर हो सकता है। तो आपका एक सवाल था कि मुंह का कैंसर, थ्रोट का कैंसर डिफरेंट होता है क्या? मुंह का कैंसर मैम, ये दोनों एनाटमी ही अलग है। थ्रोट मीन्स गले का कैंसर, मुंह का कैंसर सिर्फ मुंह का, जिस इंक्लूडिंग जबड़ा, लीप और जो चीक हो गया, गाल हो गया, उसको हम लोग मुंह का कैंसर बोलते हैं। दोनों का इंसिडेंस सेम है। टोबैको के अलग अलग फॉर्म अलग अलग हिस्से को इफेक्ट कर सकते हैं। खैनी क्योंकि मुंह में रहती है तो मुंह को इफेक्ट करेगा। स्मोकिंग अंदर तक जाता है उसका पार्टिकल्स, तो वो अंदर के हिस्से को इफेक्ट कर सकता है। और ये खाने की नली को भी इफेक्ट करता है? खाने की नली को इफेक्ट करता है, लंग्स को इफेक्ट कर सकता है, ब्लैडर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर भी, क्योंकि ये ब्लड में भी एब्जॉर्ब होता है, यूरिन के माध्यम से भी निकलता है, तो ये हमारे पेशाब की थैली को भी इफेक्ट करता है। तो ब्लैडर कैंसर भी स्मोकिंग से इफेक्ट हो सकता है। सर आजकल लोग सोचते हैं कि हम फ़िल्टर्ड सिगरेट ले रहे हैं या वेपिंग वगैरह यूज़ कर रहे हैं। लाइट सिगरेट्स होती है कुछ-कुछ जिसमें कहते हैं कि टबैको बहुत कम होता है, या लोग कहते हैं है ही नहीं इसमें टबैको। तो ये कितना इफ़ेक्ट करता है? क्या ये सच में फैक्ट है या मिथ है कि उससे कुछ नहीं होता है? मैम ये तो मिथ है, ये फैक्ट नहीं है। ऐसा मैंने इसे बताया आपको कि कोई लोअर डोज या लोएस्ट डोज या सेफेस्ट डोज ऑफ टोबैको नहीं होता है। मैं किसी भी फॉर्म में टोबैको ले रहा हूँ, कितना भी मात्रा में ले रहा हूँ, वो मेरे लिए हार्मफुल है। जो लोग फ़िल्टर्ड सिगरेट बोलते हैं, या लोग बोलते हैं कि लो टोबैको है, या फिर ई सिगरेट है, या बीड़ी है ना? तो बीड़ी तो कॉमनली लोग गाँव देहात में पीते हैं। तो इसमें कैसे डिफरेंस है? जैसे बीड़ी में कोई फ़िल्टर नहीं होता है, तो जो स्मोक वो बीड़ी के थ्रू ले रहे हैं, स्मोक में जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े पार्टिकल्स होंगे। ये बड़े पार्टिकल्स मुंह में ही डिपॉजिट कर जाएंगे, वो अंदर तक कम जाते हैं क्योंकि वो बड़े होते हैं। छोटे पार्टिकल्स अंदर तक जा सकते हैं, वो लंग्स तक पहुंच सकते हैं, वो लंग कैंसर ज़्यादा करेंगे। तो ऐसे समझेंगे कि अगर बीड़ी पीते हैं तो मुंह के कैंसर या फिर आसपास के थ्रोट के कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स बड़े हैं, वो इधर डिपॉजिट करेंगे और यहाँ ज़्यादा डैमेज करेंगे। सिगरेट में जो फिल्टर्ड है, छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे, आप प्योर मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स इनहेल कर रहे हो तो वो लंग्स में डिपॉजिट जाके करेगा, लंग कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ई सिगरेट में भी जो है वो ई लिक्विड्स जो आते हैं, जो हम लोग बोलते हैं वेपर्स के फॉर्म में, एरोसोल बनाते हैं वो। उसमें क्या होता है, फ्लेवर्स होते हैं, निकोटीन होता है, और कुछ हेवी मेटल्स वगैरह भी होते हैं। ई सिगरेट को भी एफडीए ने अप्रूव नहीं किया है टू रिप्लेस इट विथ सिगरेट्स। तो ई सिगरेट में भी जो हेवी मेटल्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है हमारे हार्ट के लिए, कैंसर से रिलेटेड। तो ई सिगरेट हो गया, चाहे वो बीड़ी हो चाहे वो नॉर्मल सिगरेट हो, ऑल आर हार्मफुल। हुक्का, हुक्का तो लोग ज़्यादातर फ्लेवर्ड ही यूज़ करते हैं। तो हुक्के से कैसे इफ़ेक्ट होता है? मैम हुक्के में अगर आप टोबैको यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपके लिए वो हार्मफुल है। और जो भी कंबशन यानी कि आग जलने के बाद में जो भी हम लोग फ्लेम, धुआं जो भी लेंगे वो हार्मफुल होगा। टोबैको का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो कम हार्म हो सकता है अगर सिर्फ फ्लेवर्ड लेते हैं। लेकिन कंबस्टिबल फॉर्म में, मतलब कि आग लगने के बाद में जो आप धुआं आप अंदर अपने अंदर ले रहे हैं, चाहे भी वो फ्लेवर्ड भी हो, फिर भी वो डाउन द लाइन आपको डैमेज करेगा।
अगेन हुक्का में जो है वो फिल्टर्ड नहीं होता है, उसमें जो पार्टिकल्स की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, तो आपको वो हार्म पहुंचा सकता है। सर जो वीड वगैरह हो गया, गांजा, वीड, वो भी आजकल लोग अलग-अलग तरीके से कंज़्यूम करते हैं। ये कैसे अफ़ेक्ट करता है? मैम, गांजा और टोबैको में थोड़ा डिफरेंस ये है कि जो टोबैको में काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ ज़्यादा होता है, जो सिगरेट वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं। गांजा इज़ मोर ऑफ नेचुरल काइंड ऑफ एडिक्शन। निकोटीन की मात्रा टोबैको में ज़्यादा होती है, तो एडिक्शन भी टोबैको से ज़्यादा होता है। गांजा से उतना एडिक्शन नहीं होता है, मतलब उतनी जो इसको हम लोग बोलते हैं तलब नहीं होती है। लेकिन ये जो है वो हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स तो ये दोनों के ही रहते हैं। अगर हम कंपेयर करें, बोथ आर ये हार्मफुल, लेकिन एडिक्शन जो है वो टोबैको से ज़्यादा होता है और गांजा से कम होता है, लेकिन कोई भी दोनों में से भी कोई भी सेफ नहीं है। और अगर हम देखते हैं कि लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं जब दारू पीते हैं, उसके बाद कुछ लोगों को मतलब 90% लोगों को आदत होता है कि या तो वो पुड़िया ले लेते हैं मुँह में या तो वो स्मोक करते हैं। तो ये कितना हार्मफुल है? ये बहुत हार्मफुल है मैम, ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं कि एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 हो गया। ठीक है, तो अगर आप अल्कोहल ले रहे हो तो आप अपने गट को डैमेज कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम, आप समझिए ना अल्कोहल का टेस्ट कितना बिटर होता है। वो मुंह से गया इतना कड़वा और आपके पेट तक गया, पूरे इंटेस्टाइन को उसने डैमेज किया है। वो एब्जॉर्ब होकर के आपके लिवर में आ रहा है, वो लिवर को डैमेज कर रहा है। इसके साथ में आप अगर साथ में आप स्मोक भी करते हैं, तो फिर आपका वो जो अ, ये है पार्टिकल्स है, वो अलग फिर डैमेज कर रहा है आपके थ्रोट को, आपके म्यूकोजल लाइंस को, लंग्स को। तो ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होगा कि और ज़्यादा डैमेज आपकी बॉडी को पहुंचाएगा अगर आप साथ में लेते हैं तो। सर अर्ली सिम्पटम्स क्या होते हैं? कैसे पहचानेंगे कि कैंसर मतलब कैंसर के सिम्पटम्स क्या है अगर माउथ में कैंसर हो रहा है तो कैसे पहचानेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो हेल्दी म्यूकोसा है, जो पिंकिश म्यूकोसा है, उसमें परिवर्तन आपको दिखने लगेंगे। ये हेल्दी पिंकिश म्यूकोसा सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा, व्हाइटिश होना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया। आपका मुंह खुलना हो जाएगा, वो धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा गुटखा, पान, तम्बाकू खाते हैं तो। इसके अलावा बहुत दिन तक अगर आप इसको नज़रअंदाज करेंगे और कंटिन्यू करेंगे ये सारे एडिक्शंस, तो आपको मुंह में घाव, छाले दिख सकते हैं, अल्सर दिख सकता है। ये अल्सर हो सकता है कि ये अल्सर हीलिंग नहीं हो, यानी कि ये भरे नहीं। इससे ब्लीडिंग हो सकती है, इससे पेन हो सकता है। ये अल्सर कहीं भी हो सकता है, आपके लिप में, आपके जबड़े में, टंग में, जीभ में, तालू में, इवन आपके खाने की नली में, सांस की नली में, आवाज़ ग्रंथि को भी इन्फेक्ट कर सकता है ये। तो जिस जिस जगह को ये इफेक्ट करेगा वैसे सिम्टम आपको मिल सकते हैं। अगर खाने की नली में अगर ये ग्रो करेगा तो खाने में दिक्कत या दर्द होगा। जीभ में अगर होगा तो हमें ऊपर से ही घाव दिखने शुरू होंगे, ब्लीडिंग हो सकता है, पेन हो सकता है। तो ऐसे होता है। अगर ये एडवांस स्टेज में ग्रो करता है, लाइक अगर किसी दूसरे ऑर्गन में अगर फैल जाता है, तो आपको वैसे सिम्टम्स लाइक लंग में अगर फैल गया तो सांस लेने में दिक्कत, अगर बोन्स में फैल गया तो हड्डियों में पेन वगैरह भी आपको देखने को मिल सकता है। अक्सर जो लोग पुड़िया खाते हैं बहुत ही ज़्यादा, उनको मुँह खोलने में प्रॉब्लम होती है। उनका मुँह कम खुलने लगता है। ये क्यों ऐसा क्यों होता है? जैसे मैंने बताया कि जो व्हाइटिश पैच बनने शुरू हो गए, उसको हम लोग बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का मतलब हो गया कि जो फाइब्रस टिश्यू है, जो हमारा जितने इलास्टिक सेल्स होते हैं, जितने हमारा मुंह खुल रहा है तो कितना इलास्टिसिटी है, वो सब रिप्लेस हो जाता है फाइब्रस टिश्यू में। वो बहुत ही जकड़ा हुआ टिश्यू होता है और ये व्हाइटिश पैच उसी की वजह से ये जमने लगता है लंबे समय तक अगर हम पुड़िया खा रहे होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस, यानी कि म्यूकोसा के अंदर में फाइब्रस टिश्यू का जो है वो डिपोजिशन हो गया। इसकी वजह से हमारी जो इलास्टिसिटी है, हमारा माउथ ओपनिंग वगैरह है, वो कम होने लगता है। और और इसको हम लोग बोलते हैं सब म्यूकस। अगर इसको हम लोग नजरअंदाज करेंगे तो ये फ्रैंक कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। फ्रैंक कैंसर क्या होता है सर? फ्रैंक कैंसर मतलब कि नॉर्मल कैंसर जिसको जो अल्सर्स वगैरह सब में डेवलप करते हैं, ये प्री मैलिग्नेंट यानी कि कैंसर से पहले के स्टेज हो सकता है ये सब म्यूकस फाइब्रोसिस। जैसे मैं अगर नॉर्मल इंसान हूँ, मैं अगर तंबाकू नहीं ले रहा हूँ तो मेरा हेल्दी म्यूकोसा है, मेरे में कैंसर होने की संभावना मान लीजिए अगर 1% है, तो जिस पेशेंट में सब म्यूकस फाइब्रोसिस डेवलप कर गया है, यानी कि माउथ अगर उसकी कम खुल रही है, तो उसमें कैंसर होने की संभावना 5 to 10% तक 10 गुना बढ़ जाती है। सर माउथ कैंसर जो होते हैं, वो अक्सर कौन से स्टेज में पकड़े जाते हैं? मतलब आपके पास ऐसे कौन से पेशेंट मतलब किस स्टेज के पेशेंट आते हैं?
जब उन्हें शुरू में ही पता चला हो कि मुझे माउथ कैंसर है? देखिए, कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो कि लोग ना आपस में डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा अभी क्या करें, विडंबना कह सकते हैं या सोशल स्टिग्मा है ये, कि हम बात नहीं करना चाहते इस बीमारी में। हमें लगता है कि हम इस बारे में बात करेंगे तो शायद हमें कहीं कैंसर ना हो जाए। तो लोग इस वजह से जो है हमारे पास में अर्ली स्टेज में कम पहुँचते हैं। जब पेशेंट को ब्लीडिंग, खाने में दिक्कत या पेन वगैरह होना शुरू हो जाए, तब जाकर के पेशेंट हमारे पास में आते हैं। अगर हम अपने क्लिनिक की बात करें, मैं पारस हॉस्पिटल में हूँ, सदर में हूँ, अगर मैं दिन के 100 पेशेंट्स देख रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 80% कैंसर पेशेंट्स हमारे पास में एडवांस स्टेज के आते हैं, चाहे वो स्टेज 3 या स्टेज 4 के। अर्ली स्टेज यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज के कैंसर पेशेंट्स बहुत कम, मे बी 20% के आसपास में हमारे पास में आते हैं। जो मोस्टली कैंसर पेशेंट्स हैं अभी जो हेड एंड नेक यानी मुँह का कैंसर का जो हालत है, वो मेरे को लगता है कि जो लो सोशियो इकोनॉमिक पीपल में ज़्यादा अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि थोड़ा-सा चेंजेस हुए हैं। लाइक अभी भी जो लो सोशियो इकोनॉमिक जो जनता है, वो अभी भी पान, तम्बाकू, गुटखा, खैनी का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा करती है इन कंपैरिज़न टू थोड़े से हाई क्लास पॉपुलेशन से। तो ये पेशेंट्स हमारे पास में ज़्यादा आ रहे हैं। अर्ली स्टेज में कितने % चांसेस होते हैं कि कैंसर ठीक हो सकता है? मतलब स्टेज 1 और 2 में? स्टेज 1 और 2 में ऑलमोस्ट 100% हो सकता है कैंसर ठीक, विद सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। थर्ड स्टेज को भी हम लोग ठीक कर सकते हैं, बट उसमें वापस आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। रिकरेंस रिस्क जिसको हम लोग बोलते हैं, वो वापस आने की संभावना थर्ड स्टेज में ज़्यादा होती है। स्टेज 4 जो होता है मैम, वो इनक्यूरेबल होता है, उसको हम ठीक नहीं कर सकते। लंबे समय तक दवाइयों के साथ में उसको हम लोग कंट्रोल में रख सकते हैं। आज की डेट में स्टेज 4 कैंसर्स के लिए हमारे पास में इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, कीमोथेरेपी जैसे बहुत प्रिसाइज़ दवाइयाँ अवेलेबल हैं। अभी झारखंड में मुझे लगता है कि बिकॉज़ ऑफ आयुष्मान एंड जो गंभीर बीमारी योजना हमारी सरकार लेकर के आई है, गवर्नमेंट जो वर्कर्स हैं उनके लिए राज्यकर्मी बीमा योजना लेकर के आई है, उसमें अंदर में इम्यूनोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल आया है। और इम्यूनोथेरेपी से कैंसर की जो आउटकम है, जो सर्वाइवल है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। अभी हाल के कुछ दिनों में मैं बता रहा हूँ, जब से ये राज्यकर्मी बीमा योजना शुरू हुआ है, तब से अभी तक ऑलमोस्ट मे बी 400-500 के आसपास हम लोगों ने कैंसर पेशेंट देखे होंगे जो कि सरकारी कर्मचारी हैं। और उसमें मुझे लगता है ऑलमोस्ट 50% जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो हेड एंड नेक कैंसर से जूझ रहे हैं, सरकारी कर्मचारी। तो आप ये समझिए कि एजुकेटेड लोग भी, सरकारी कर्मचारी तो ऑब्वियसली एजुकेटेड पीपल आ गए, उनमें भी अभी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ये है हिचक है कि मैं कैसे जाऊं, डॉक्टर से कैसे मिलूं, और ये लोग जो आ रहे हैं वो एडवांस स्टेज में हमारे पास में आ रहे हैं। सर, ये जो लास्ट स्टेज होता है, स्टेज 4, इसमें हम पेशेंट को कितना लंबा खींच सकते हैं सिर्फ ट्रीटमेंट से? मैम ये अलग-अलग चीज़ें, आप हेड एंड नेक कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं अगर, तो अगर मैं बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अगर पेशेंट को देता हूँ विथ इम्यूनोथेरेपी, विथ कीमोथेरेपी, तो एक बेटर आउटकम, बेस्ट आउटकम जो है वो मुझे मिलता है करीब 2 से 3 साल तक। लेकिन अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर या लंग कैंसर के बारे में बात करूँ, प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, स्टेज 4 लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर की सर्वाइवल जो है ना ऑलमोस्ट 5 साल तक, 6 साल तक हम लोग रख सकते हैं, स्टेज 4 होने के बाद भी। तो जैसा कि हम लोग कुछ समय पहले भी बात कर रहे थे कि हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार थे रवि प्रकाश जी, जिनका ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे थे। ही वाज सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर स्टेज 4। उनका इलाज टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई से शुरू हुआ, फिर बाद के 2.5 साल वो लोग रांची में ही हमारे अंदर में इलाज कराए। उनको लंग कैंसर स्टेज 4 था, बोन्स में था, लिवर में भी फैला हुआ था। उनको हम लोगों ने कीमोथेरेपी और टारगेट थेरेपी से इलाज किया। ऑलमोस्ट 4.5 से 5 साल के आसपास उनकी सर्वाइवल रही। उनको यूएस से कॉल आया, लाइक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ जो पल्मोलॉजी सोसाइटी है, लंग कैंसर की सोसाइटी है अमेरिका की, उनको लोगों ने बुलाया, वहाँ का एक सेशन उन्होंने लिया, एक स्पीकर सेशन उनका था, वहाँ के संबोधित किया वहाँ के लोगों को कि कैंसर से डरना नहीं है, कीमोथेरेपी से डरना नहीं होता है। इवन नेपाल में उनके वहाँ के एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उनको एज ए स्पीकर बुलाया गया था। तो उन्होंने काफ़ी अवेयरनेस वगैरह किया है। तो हम लोग भी यही चाहेंगे कि आप लोग के माध्यम से जो हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे करें, ताकि और लोगों तक ये बात पहुँचे कि स्टेज 4 कैंसर में भी
जो सर्वाइवल है वो 4 टू 5 ईयर 6 ईयर तक हम लोग अप टू ये ले सकते हैं। रेगुलर डेंटल चेकअप करवाने से पता चलेगा कि कैंसर है या नहीं? मैम डेफिनेटली हेल्प करेगा। एक तरह हुँ। का स्क्रीनिंग मेथड हो गया हेड एंड नेक कैंसर के लिए, ऑल्दो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अपनी अगर ओरल हाइजीन हम लोग मेंटेन रखते हैं, डेंटल चेकअप कराते हैं, अपने मुंह में अगर कुछ परिवर्तन हो रहा है उसको अगर अर्ली आइडेंटिफाई करें विद डेंटल एग्जामिनेशन, डेफिनेटली ये हेल्प करेगा और कैंसर के रिस्क को कम कर सकता है। रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी हो जाता है एक टाइम के बाद कैंसर में? मैम ये दोनों अलग-अलग तरह की चिकित्सा पद्धति है जिसको हम लोग कह सकते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस। हुँ। रेडियोथेरेपी एक तरह की रेज़ होती है जो कि कैंसर सेल्स को जाकर डैमेज करती है। हुँ। कीमोथेरेपी मेडिसिन होती है जो वेन्स के थ्रू हम लोग ब्लड में देते हैं और वो जाकर के कैंसर सेल्स को डैमेज करती है। दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। रेडियोथेरेपी मोर कन्फॉर्मल यानी कि बहुत पार्टिकुलर एरिया को प्रोवाइड करती है रेडिएशन। लाइक अगर मुझे अगर सिर्फ टंग में अगर कैंसर है तो रेडिएशन सिर्फ उसी हिस्से को ट्यूमर को किल करेगी, हुँ। बाकी पूरे बॉडी को डैमेज नहीं करेगी, या बॉडी के बाकी कैंसर सेल्स अगर है तो उनको वो मार भी नहीं सकती है। कीमोथेरेपी में फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए अगर कोई लोकली एडवांस यानी कि एडवांस अगर कोई कैंसर है, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर अगर एडवांस्ड है, बड़ा अगर है, तो उससे क्या होता है कि कई बारी कैंसर सेल्स वहाँ से लीक करके ब्लड में भी चले जाते हैं, हुँ। जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स, यानी कि ब्लड में वो ट्यूमर सेल्स सर्कुलेट कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो अपना एक नया आशियाना, नया घर बना देते हैं अलग ऑर्गन में, लाइक लिवर में, लंग्स में, ब्रेन में। हम बोलते हैं कि कैंसर फैल गया। हुँ। ये कीमोथेरेपी क्या करती है, क्योंकि ये ब्लड में जाती है और ब्लड में जा करके ये सारे कैंसर सेल्स को मारती है, इंक्लूडिंग लिवर के कैंसर, इंक्लूडिंग लंग के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, जहाँ भी ये ट्यूमर टिश्यू जमा हुआ है। तो रेडिएशन बहुत ही पार्टिकुलर किसी ऑर्गन को, कैंसर को मारने के काम में आता है, बट कीमोथेरेपी मोर ऑफ जो पूरे बॉडी में अगर कोई कैंसर सेल्स है तो उसके काम में आता है। स्टेज 4 में हम लोग कीमोथेरेपी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी में अगर वो कैंसर फैला है तो कीमोथेरेपी वहाँ पे असरदार होगा। सर हमने कई जगह सुना है मैंने मतलब मैंने कुछ केस स्टडीज़ देखे थे। उसमें मैंने देखा था कि जो छोटे बच्चे हैं 5-6 साल के, उनको भी थ्रोट कैंसर का प्रॉब्लम हो रहा है। सर वो तो कुछ भी टोबैको वगैरह कंज़्यूम नहीं कर रहे, तो क्या ये जेनेटिक है या कोई और इश्यू है? नहीं, में 5-6 साल के बच्चों में टोबैको कैंसर, सॉरी थ्रोट कैंसर तो नहीं होता है। हुँ। कोई और तरह का कैंसर आपके मुँह को इन्वॉल्व कर सकता है, जैसे कि लिम्फोमा। लिम्फोमा एक तरह का ब्लड कैंसर होता है जो कि हमारे टॉन्सिल को इफ़ेक्ट कर सकता है। टॉन्सिल में लिम्फैटिक टिश्यूज़ होते हैं, हुँ। जिसमें कि लिम्फोमा के में वो टॉन्सिल अगर बड़े हो जाएँ, तो वो हमें लगेगा है कि ये मुँह का कैंसर मुझे हो गया। लेकिन दरअसल वो होता है ब्लड का कैंसर, जिसको हम लोग लिम्फोमा बोलते हैं। तो ये ब्लड के कैंसर का एक पार्ट हो सकता है। दूसरा होता है नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा, नाक के पिछले हिस्से को हम लोग नेज़ोफेरिंक्स बोलते हैं, वहाँ पे ये कैंसर हो सकता है। ये दोनों कैंसर टोबैको से रिलेटेड नहीं है, ये बच्चों में हो सकता है। तो ये जो नॉर्मल कैंसर हम देखते हैं लिप का, टंग का और जो जबड़े का, जो कैंसर हमें टोबैको च्यूअर्स में देखने को मिलते हैं, हुँ। वैसा कैंसर बच्चों में नहीं मिलेगा। कैसे सर डिफरेंशिएट करेंगे? हाँ, वही सिम्पटम्स क्या रहेंगे? सिम्पटम्स में अलग होंगे। जैसे मान लीजिए जिस ऑर्गन को इफ़ेक्ट किया, नाक के पिछले हिस्से को अगर इफ़ेक्ट किया है, हाँ। तो पेशेंट को साँस लेने में दिक्कत होगी, आवाज़ में परिवर्तन आ जाएगा, बच्चा नाक से बोलना शुरू करेगा, पतली आवाज़ हो जाएगी, हुँ। कई बारी नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। अगर वो टॉन्सिल को इफ़ेक्ट करता है, लाइक लिम्फोमा में अगर वो टॉन्सिल इफ़ेक्ट करता है, तो खाने में दिक्कत होगी, निगलने में दिक्कत होगी, अगेन आवाज़ में परिवर्तन होगा। हुँ। लिम्फोमा में बॉडी वेट लॉस होगा, फ़ीवर आ सकता है। दूसरी बात कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये टोबैको से नहीं हुआ है? हुँ। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोप्सी, जो हम लोग बोलते हैं ना कि टिश्यू निकाला हमने हाँ। और हमने उसको माइक्रोस्कोप में चेक किया और उसके नेचर को देखा कि वो कैसा है। हुँ। तो वो बायोप्सी हमें ये हेल्प करता है कि वो कार्सिनोमा किस टाइप का है, वो ब्लड कैंसर है या वो नॉर्मल कैंसर है टोबैको से होने वाला। तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा एक टाइप ऑफ कैंसर होता है जो कि टोबैको से होता है। हुँ। दूसरा जो आप बता रहे हैं वो लिम्फोमा होने के चांसेस ज़्यादा हैं बच्चों में। तो सर अगर किसी भी तरह का कैंसर बच्चों में हो या यंग में, एडल्ट में, किसी में भी, सर्जरी के बाद स्पीच वगैरह मतलब जो बोलचाल है वो ठीक हो जाता है
या थोड़ा दिक्कत रह जाता है फॉर लाइफ टाइम, या खाना वगैरह जो निगलने में दिक्कत होता है वो परमानेंट क्योर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मैम ये डिपेंड करता है कि आपकी डिजीज़ कितनी बड़ी है और आपके कितने ऑर्गन को हमें निकालना पड़ा। अभी आज की डेट में ऑर्गन प्रिजर्वेशन सर्जरी हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि मिनिमम से मिनिमम ऑर्गन को निकाला जाए, मैक्सिमम ऑर्गन को बचा लिया जाए। हुँ। ये सारे केसेस में हम लोग टंग में भी यही कर रहे हैं। मैक्सिमम हम लोग आधा टंग अगर छोड़ देते हैं तो पेशेंट को बोलने में परेशानी नहीं होती है, पेशेंट क्लियर बोल पाता है, स्वैलोइंग डिफ़िकल्टी नहीं होती है, पेशेंट आराम से खाना निगल पाता है, सब कुछ कर पाता है, अपना बेसिक जो केयर है वो कर पाता है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पेशेंट अगर अर्ली स्टेज में हमारे पास में आया तो हम ऑर्गन मैक्सिमम प्रिजर्व कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकती है इससे। सबसे यंगेस्ट एक केस स्टडी बताइए सर, जो टबैको से हुआ हो? टोबैको से मैम अभी मैं बता रहा हूँ 15 से 20 साल के जो यंगर जनरेशन है ना, हुँ। वो भी कैंसर लेकर के हमारे पास में आ रहे हैं, मुँह का कैंसर लेकर के। इसके अलावा हमने ये देखा है झारखंड में टोबैको कह लीजिए या फिर जो हम लोग जो फूड आइटम्स खाते हैं, हुँ। है ना? शाम के टाइम में आप देखिए कि 100 यहाँ पर जो है फ़ास्ट फ़ूड की दुकान लग जाती है। मैं धुर्वा से बरियातू तक आता हूँ तो, और हर फ़ास्ट फ़ूड के ठेले पे वैसे ही भीड़ रहती है। तो गैस्ट्रिक कैंसर जो है ना, वो यंगर जनरेशन में बहुत कॉमन हो गया है। तो टोबैको का इंटेक क्योंकि बढ़ा है पहले से, अभी देखिए रोड साइड आपको बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्मोकिंग करते हुए, नशा लेते हुए हुँ। मिल जाएँगे, बहुत कॉमन हो गया है। तो 15 टू 20 इयर्स के केसेस जो कि बुक में भी नहीं लिखा है कि ये कैंसर इस एज ग्रुप में हो सकता है, वैसे कैंसर पेशेंट्स हमें मिल रहे हैं। इवन गैस्ट्रिक कैंसर, आंत का कैंसर, इंटेस्टाइन का, तड़ियों का कैंसर जो है, जो कि बुक में लिखता है 50 टू 60 ईयर्स में होगा। अभी मैं देख रहा हूँ 25 ईयर्स के जो लड़का सब है, यंग लड़कों की शादी नहीं हुई है, स्टेज 4 इंटेस्टाइन के कैंसर को लेकर के हमारे पास पहुँच रहे हैं। क्योंकि एक तो बिकॉज़ ऑफ एडिक्शन, हुँ। अल्कोहल, और ये जो हम लोग मिलावट का सामान रोज़ खा रहे हैं, चाउमीन, बर्गर, फास्ट फूड, मोमोज़, वंडरफुल। लोग कहते हैं अक्सर, मतलब हमने आज की जनरेशन, ये जो जेन ज़ी है, वो लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे दादाजी तो काफ़ी बीड़ी पीते थे, उन्हें कभी कुछ नहीं हुआ, तो मुझे भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है मैम, ऐसा नहीं है। दादाजी बीड़ी पीते थे लेकिन उस समय के टाइम पे उनका जो डाइट था, हुँ। वो मिलावटी खाना भी वो लोग नहीं खाते थे। मुझे ऐसा लगता है कि पॉल्यूशन जो आज की डेट में हम लोग ले रहे हैं, जितना जो धुआँ हम सूँघ रहे हैं, अभी AQI रांची का देख लीजिए या फिर आप इसका देख लीजिए, आप तो देखते भी होंगे कि जो हवा हम ले रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 3 से 4 सिगरेट के बराबर हम जो है वो पॉल्यूशन ले रहे हैं डेली। इतना डैमेज तो अपनी बॉडी को रोज़ पहुँचा रहे हैं हुँ। विद पॉल्यूशन। उसके साथ हम एडल्ट्रेटेड खाना रख लीजिए, चाहे वो आप पनीर कह लीजिए, आप दूध कह लीजिए, आप तेल कह लीजिए, कुछ भी ऐसा नहीं जो मिलावट का सामान हमें नहीं मिल रहा हो। वेजिटेबल्स में सारा कुछ मिलावट है, फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स को दे करके जो वेजिटेबल्स जो है वो फ्रूट्स तुरंत बड़े किए जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ तो हमारे बॉडी को डैमेज कर ही रहा है। इसके ऊपर से हम और आप अल्कोहल और निकोटीन और सारे कार्सिनोजेंस लेकर के आप और बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। हुँ। तो ये कहना कि उनको नहीं हुआ था मुझे भी नहीं होगा, कि शर्मा जी को नहीं हुआ था तो मुझे कैसे हो गया? हुँ। तो ये कहना तो मैम नहीं है। जो हुँ। जो प्रूवन है, जो साइंस कहती है उसको तो फ़ॉलो करना चाहिए। झारखंड में हमने देखा है कि ओरल कैंसर्स बहुत ज़्यादा है। अगर हम परसेंटेज निकालें तो जी। ओरल कैंसर्स बहुत ज़्यादा है। तो क्या रीज़न है? अवेयरनेस की कमी की वज़ह से है ये ऐसा? कि मैम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि वेपिंग और ये जो फ्लेवर्ड सिगरेट है, इन सब से भी दिक्कत हो रहा है? मैम अवेयरनेस की कमी तो है ही, और लोग जो है वो समझना भी नहीं चाहते, दूसरी बात ये भी है। अगर मैं बता भी दूँ, हम लोग इतना कुछ मैसेज छोड़ भी रहे हैं, लेकिन कोई इसको वैसा अमल करने की स्थिति में नहीं रहता, जब तक कि उनकी बॉडी में कोई चेंजेस ऐसे दिखने नहीं लगे। लोग हमारे पास में आते हैं अर्ली सिम्पटम्स लेके भी, जो मैं बता रहा था, जबड़ा नहीं खुलना, जलन होना मुँह में, रेडनेस लेकर के आते हैं। डॉक्टर साहब मुझे अब बहुत डर लग रहा है, अब मैं क्या करूँ? हुँ। मैं बोला छोड़ दो अभी, अभी आप सारे सिगरेट और तम्बाकू छोड़ दो। बोला मैं अब से छोड़ दूँगा। लेकिन ये अब से छोड़ दूँगा ये पहले क्यों नहीं था? आपने लेना शुरू क्यों किया? गवर्नमेंट तो कह रही है कि आप ये सब बंद करो, है ना? लेकिन ये कभी खुद बंद तो होने वाला है नहीं। हमें अपनी बॉडी का ध्यान तो खुद ही रखना है। झारखंड, बिहार में इनटेक ऑफ टोबैको बहुत ही ज़्यादा है। हुँ। हर अगला आदमी जो है वो किसी न किसी फॉर्म में टोबैको ले रहा है। इसीलिए इंसिडेंस जो है वो हमारे स्टेट में ज़्यादा है। मैंने आपको बताया कि टोबैको अगर हम छोड़ दें तो
ऑलमोस्ट 50% ऑफ कैंसर इंसिडेंस को हम लोग कम कर सकते हैं, दिस इज फॉर श्योर। 50%। अब ये टोबैको से होने वाले मुंह का कैंसर, लंग का कैंसर, सर्विक्स का कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर, इतना कुछ हम लोग, थ्रोट कैंसर, इतना कुछ प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कितने इंसिडेंट्स कम हो जाएंगे। सर हमें पता है कि अगर कैंसर हो गया, ट्रीटमेंट बहुत ही मतलब ट्रीटमेंट का प्राइस बहुत ज़्यादा है, सिर्फ यहाँ नहीं हर जगह पे। तो जो गरीब लोग हैं या जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो कैसे मतलब उनके लिए क्या झारखंड या बिहार में ऐसी कोई फैसिलिटीज़ है उनके लिए कि सस्ते में हो जाए या हेल्प हो उनको बिल्कुल मैम, गवर्नमेंट की? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसी को सवाल को लोग जो है वो इस जवाब सुनना चाहते हैं कि आखिर अगर मुझे कैंसर हो गया तो इसके लिए मेरे पास उपाय क्या है। हम लोग बात कर रहे थे मैम कि इंडिया में स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल, जो स्पेक्ट्रम एक जो दायरा है लोगों का जो है, वो बिल्कुल बहुत ही पुअर पॉपुलेशन से लेके बहुत अमीर लोग, अंबानी तक भी हैं। तो वो पुअर जो रिच पॉपुलेशन है वो तो कोकिलाबेन, रिलायंस हॉस्पिटल और ये सब तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो ठेला वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए सरकारी योजनाएं हैं। सरकारी योजनाएं के अंदर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की सुविधा मिल जाती है, क्योंकि ये 3 पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट पार्ट होता है किसी भी कैंसर के लिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स लाइक सदर हॉस्पिटल में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास में झारखंड गवर्नमेंट ने 100 बेड का जो है वो कैंसर सेंटर हमें मिला है। एक पूरा विंग ही है हमारे पास में कैंसर का सदर हॉस्पिटल में, पुअर पेशेंट्स के लिए, जहाँ पर लोग महीनों तक रुक करके अपना इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं अंडर आयुष्मान स्कीम। आयुष्मान से 5 लाख तक का जो बेनिफिट है वो मिलता है। दूसरा, अभी हम लोग संशोधन कर रहे हैं, इवन गवर्नमेंट ने मुझे भी ये काम दिया कि आयुष्मान का रेट्स हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, इसको हम लोग 15 लाख तक लेके जा रहे हैं, और भी दवाइयाँ हम लोग इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, और भी बड़ी सर्जरीज हम लोग इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो गंभीर बीमारी योजना, जो कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना सीएम हेमंत सोरेन सर ने लेकर के आया था, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से पेशेंट्स को मिल रहा है जिनके पास में आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनको ये स्कीम मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पुअर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए राज्यकर्मी बीमा योजना भी एक थर्ड स्कीम है, जो कि झारखंड में इतनी सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। सर ऐसी 5 चीज़ें बताइए जिससे कैंसर होने से बच सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। सो प्रिवेंशन, नंबर 1 एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज, चाहे आप वो वॉकिंग हो, रनिंग हो, योगा हो, प्राणायाम हो, हर दिन आधे घंटे अपने आप को समय दीजिए और उस समय एक्सरसाइज कीजिए। कोशिश कीजिए वीक में 5 दिन एक्सरसाइज तो डेफिनेटली करना है। नंबर 2, जो हम लोग बात की इतने देर तक, लाइक टोबैको, अल्कोहल और टोबैको जो प्रोडक्ट्स है किसी भी फॉर्म में, कोशिश कीजिए इसको छोड़ने का, इसको बंद करने का। इससे काफ़ी सारे कैंसर से हम लोग बच सकते हैं। हेल्दी डाइट इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हम लोग रेगुलर यही सब बात करते रहते हैं कि हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट। अब पता नहीं कितना फॉलो कर पाते हैं, मतलब मैं भी अपने आप को उतना फॉलो नहीं कर पाता, बट कोशिश करता हूँ कि हाँ, अपने एक डाइट में, अपने एक दिन भर की एक डाइट में तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसको इंक्लूड करूँ। एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं आपको इसमें। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके कैंसर को होने से प्रिवेंट करने में बहुत कारगर होते हैं। जूस हो गया, फ्रूट्स हो गया, इसको आप लीजिए। इसके अलावा नींद पूरी कीजिए, कम से कम 6 से 8 घंटे पर डे अगर आप सोते हैं, स्ट्रेस कम होता है, बहुत सारे गुड हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो कि सेल को डैमेज होने से बचाते हैं। इतना कम से कम आप करेंगे तो हम लोग कैंसर से प्रिवेंशन। 5th, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन, सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन आया हुआ है। अभी लास्ट मंथ हमने रांची सदर में शुरू भी किया, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन है। यंगर फीमेल्स ले सकती हैं। 9 से 26 साल के फीमेल्स के लिए अगर ये वैक्सीन लेते हैं, 3 डोज में आता है, लेंगे, सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। इसके अलावा स्क्रीनिंग मेथड्स अवेलेबल हैं। स्क्रीनिंग मतलब रेगुलर एग्जामिनेशन खुद को करवाने का, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, रेगुलर अगर हम डेंटल एग्जामिनेशन कराते हैं तो मुंह के कैंसर से बच सकते हैं। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से हम लोग ब्रेस्ट कैंसर से अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। कुछ अगर ब्रेस्ट में लंप आ रहा है या कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसको हम लोग पता कर सकते हैं और उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं
प्रिवेंशन के कैंसर के लिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे आज के हमारे सवाल जो स्पेशली टबैको से रिलेटेड थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें अभी डॉक्टर से पता चली है कि अगर आपके घर में या आप भी 9 से 26 साल के बीच में हैं, तो अगर आप रांची से हैं तो ये वैक्सीनेशन ज़रूर ले लें जाके। और अगर इससे जुड़े आपके कुछ और भी सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, हम पूरी कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में आपके सवाल के जवाब देने की। तो देखते रहिए हमारे साथ हेल्दी लाइफ शो। थैंक यू सो मच, मैं हूँ खुशहाली। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।